ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें हमने सीखा, उसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस के बारे में सारी चीजें हमने देख ली, हमें पता चल गया यार ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मुश्किल चीज नहीं है, ओके ओके चीज है। और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उनकी टक्कर होती है जिसके कारण वहां पे रेजिस्टेंसेस आते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग टुडे जो हमें स्टार्ट करना है, एक तो मुझे ये स्टार्ट करना था जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको करवाया था ना, उसमें देयर वाज वन पार्ट दैट आई वांट टू ऐड, तो वो चीज आप देख लो। ये सारी की सारी चीजें हमने की थी, ठीक है ना। और हमने टेम्परेचर वेरिएशन भी किया था, लेकिन टेम्परेचर वेरिएशन के ग्राफ नहीं किए थे, वो हमारे मिसिंग है, तो वो हम आज करने वाले हैं। और यहाँ पर 3 तरह के मैंने आपको मटेरियल बताए थे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। बट देयर इज अनदर 4th टाइप ऑफ कंडक्टर जिसके बारे में मैंने आपको कहा तो था कि आई विल टेल, बट एंड में जाके हम भूल गए और आपने भी किसी ने याद नहीं दिलाया। द 4th टाइप ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज सुपर कंडक्टर। और इसके साथ बड़े तगड़े फन फैक्ट्स भी मैंने आपको बताया था कि इन्वॉल्व है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सुपर कंडक्टर के बारे में हम देखते हैं बेटा। सुपर कंडक्टर इज दैट मटेरियल फॉर विच रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 0 एंड फॉर दैट सेक जो भी रेजिस्टेंस उसका बनेगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। अब ये जो है ये मानव जाति का ड्रीम सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो आने वाली जो R&D है वो इस फील्ड में जा रही है कि हम हाउ टू क्रिएट समथिंग विच इज अ सुपर कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस ही 0। अब आप सोच के देखो कि थर्मल पावर प्लांट कहाँ लगा हुआ है जी, वो तो लगा हुआ है रोपड़ में, और रोपड़ से आपके पास यहाँ पर आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, या कहीं दिल्ली में लगा हुआ है थर्मल पावर प्लांट और वहां से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करके आ रही है। तो देयर आर मैनी वायर्स, और इतनी वायर्स लंबी लंबी, उसमें I²R लॉसेज होते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इतने सारे लॉसेज हो जाते हैं तो फिर हमारा फायदा क्या। इतनी पावर हमने यहाँ पर प्रोड्यूस की और जब तक वो हमारे घर तक पहुंचेगी तब तक तो वो सारी की सारी पावर, उसमें से आधी पावर हमारी वेस्ट हो रही है। तो इसको हम क्या, हम इसे ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं बेटा। तो देयर आर सम कंडक्टर्स, ऐसी एक प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर्स। तो ये हमें मिली सुपर कंडक्टर जो प्रॉपर्टी थी, इससे हमें पता चला कि दीज आर द मटेरियल्स लाइक सम कंडक्टर्स are found to exert zero resistance to current when cooled to sufficient temperatures। तो ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। तो कोई मटेरियल है जी, उसको आपने बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया, लाइक नियरली 4 केल्विन तक ठंडा कर दिया, 70 केल्विन तक ठंडा कर दिया, इस तरह से बहुत नीचे आप टेम्परेचर पर ले गए। तो उतने टेम्परेचर पर जब एक मटेरियल जाता है ना, तो उसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल ऐसे गड़बड़ा जाती है कि उसमें रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। Now why such a kind of thing happens, आप इस बात को देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होगा वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स की जो रैंडम वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, रैंडम जो उसको काइनेटिक एनर्जी मिली हुई है वो 0 हो जाएगी। तो इधर उधर चलने वाली वेलोसिटी 0 होगी। आपके पास बची कौन सी वेलोसिटी, सिर्फ और सिर्फ AT, V इक्वल टू U प्लस AT में से U 0 हो गया, तो V इक्वल टू AT बचा आपके पास। तो A एक्सीलरेशन तब होगी जब फोर्स लगेगी। तो वहां पर ऐसा कुछ होता है कि वहां पे कोई कोलिजन ही नहीं होता। होता कैसे है ये देखो, मान लिया जाए मेरे पास जो मेरे न्यूक्लियस हैं, अब वो कहां पर है, ठीक है ना। लेट अस से इस तरह की कोई एक डायग्राम बनेगी यहाँ पे, जैसे मान लो एक ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। तो इस तरह का एक मेरे पास बॉडी का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, BCC FCC, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो उस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए। तो आमतौर पे होता क्या है कि आमतौर पे मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन अगर आएगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी एक रैंडम तरीके में मूव करेगा, यहाँ जाएगा, टक्कर हो जाएगी, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। तो ऐसे टकराते टकराते वो बेचारा जाता है, तो उसकी वेलोसिटी हर बार 0 हो जाती है। जब उसकी टक्कर होएगी ना तो उसकी वेलोसिटी खत्म होगी ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगी, तो जिसके कारण हमें वहां पर एक सर्टेन रेजिस्टेंस मिलता है। अब इसको फोर्स तो लगी रही है, लेकिन इसकी मान लो यहाँ पर U है एक सर्टेन, और इसको यहाँ पर फोर्स लगने लगेगी U इक्वल टू A प्लस T। तो ये इस तरह से जा रहा है, उसको दोनों वेलोसिटीज मिली और जाके उसकी टक्कर हो गई। लेकिन जब मेरे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा तो व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम,
अब देखो, अब उस वक्त मेरे पास मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इतना ठंडा हो गया बेचारा कि इस इलेक्ट्रॉन के पास जो यू थी वो तो टेंडिंग टू जीरो हो गई, यू तो है ही नहीं। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ फोर्स लगने पर ही आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो हाउ गुड इट इज, डायरेक्ट सीधे के सीधे चला गया वो, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो जहां पर भी खड़े हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फैशन, और वो ऐसे जाएंगे, और वो ऐसे मूव करेंगे तो उनकी कोई टक्कर होएगी ही नहीं। अगर कोई टक्कर नहीं होगी तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू देम विल बी इक्वल टू जीरो, हेंस आई कैन से दैट द रेजिस्टेंस हियर विल बी जीरो। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास सुपर कनेक्टिविटी का, विच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब आप सोच के देखो, इंडिया में हमारे पास मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी हम चाहते हैं आ जाए, पोल्यूशन ना हो, तो हमने कोई एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया कहीं पे, तो लेट अस से न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया हमने लक्षद्वीप आइलैंड पे, ओके, और वहां पर हमने सारी पावर आपने जनरेट की, और उसके बाद इस तरह की वायर्स से आपने कनेक्ट कर दी पूरी की पूरी कंट्री। तो यू डोंट नीड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर स्टेट, आपको जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जनरेट करो कहीं और पे, इलेक्ट्रिसिटी यूज करो कहीं और। जैसे कि इंटरनेट आता कहीं और से है, लेकिन हमारे पास वायर्स बिछी हुई हैं, हम यहाँ पर भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो सिमिलरली आपके पास ये वाली चीज भी बन सकती है। बट दिस इज व्हाट वी पीपल आर एमिंग एट। नाउ व्हाट इज फन फैक्ट अबाउट इट, देखो फन फैक्ट ये है कि ये वाला जो मटेरियल होते हैं ना, इनका टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो सबसे पहले जो मटेरियल हमें मिला वो मतलब 4 केल्विन टेम्परेचर पर काम करता था। 4 केल्विन कितना होता है, -269 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने लो टेम्परेचर पे अगर आप लेकर जाओगे तो ही आपकी वायर में सुपर कनेक्टिविटी देखने को मिले। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं वायर बना ली, मैंने उसको, मैंने वहां यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगा, ओवरहेड ट्रांसमिशन करूंगा, तो उसका टेम्परेचर इतना कम थोड़ी ना होगा। तो सुपर कनेक्टिविटी हमें मिल सके, इसलिए हमने क्या किया, इसके ऊपर R&D करते रहे तो 70 केल्विन तक हम गेम को ले गए, मतलब -200 केल्विन डिग्री सी पर ले जाओ आप, तो -200 डिग्री सी तक अप्रोक्सीमेटली हम चले गए कि यहाँ तक तो सुपर कनेक्टिविटी आ गई। बट हमारे लिए तो आइडियल वो है अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुपर कनेक्टिविटी मिले, 20 डिग्री पर मिले, 30 डिग्री पर मिले, तो ही हमारा फायदा है। तो ये वाले सारे के सारे मटेरियल हमारे लिए इम्प्रैक्टिकल है। तो आज तक ये सारे के सारे मटेरियल इम्प्रैक्टिकल थे, बट रिसेंटली परहैप्स लाइक लास्ट ईयर ओनली एक रिसर्च हुई है, एंड दैट रिसर्च वाज हैपेंड इन इंडिया। और इंडिया में ये रिसर्च हुआ है कहाँ कहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर में हमारे पास यहाँ पर एक R&D आई, और इन्होंने एक मटेरियल बनाया है जो कि गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है। गोल्ड प्लस सिल्वर, यस, बहुत महंगा है। गोल्ड और सिल्वर की अगर एक वायर बनाई जाए, उन्होंने बनाई, और उस वायर में they found that superconductivity is existing at 25 degree C. Now how beautiful is that, 25 डिग्री सी। और इसके ऊपर तो अब हम R&D करेंगे, कोई नकली का गोल्ड बना लिया या नकली का सिल्वर बना लिया या कुछ किसी तरीके से कुछ करके अगर हम ऐसा मटेरियल बनाएं, तो इंडिया विल बी द कंट्री इन द वर्ल्ड दैट विल क्रिएट सुपर कंडक्टिव मटेरियल, एंड दिस इज रियली वेरी वेरी क्रूशियल फॉर प्रेजेंट डे ह्यूमन। मतलब ये अपने आप में एक नई रेवोल्यूशन इस दुनिया में लेकर आएगी। जितनी तगड़ी रेवोल्यूशन इंटरनेट लेकर आया है, उतनी तगड़ी, उससे ज्यादा तगड़ी रेवोल्यूशन यहाँ से आने वाली है। सो इंडिया विल बी द कंट्री दैट वुड बी गिविंग अ बिग पार्ट टू दिस। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट R&D है, आगे देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास सुपर कनेक्टर एंड दी फन फैक्ट। ओके, चलो तो इसके आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में हमने अब क्या करना है, ठीक है ना। व्हाट हैपेंड, वेट ए मिनट बेटा, हैंग हो गया सिस्टम, ओई बंद हो गया। मजा आया कि नहीं आया? यस सर। चलो अब देखते हैं हम यहाँ पे
तो रेजिस्टेंसेस के बारे में ही। चलो, तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, दैट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, दैट इज कलर कोड, कलर कोड्स फॉर रेजिस्टेंसेस, कलर कोड फॉर रेजिस्टेंसेस। अब देखो, ये जो टॉपिक है बेटा, एमसीक्यूज में ज्यादा नहीं आता, ये ज्यादातर बोर्ड के एग्जाम में आता है। और अगर बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पक्के तौर पे बच्चे करके भी आते हैं, नंबर भी आते हैं। इट्स रियली वेरी इजी। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखो, लैपटॉप को ओपन कर दो या कंप्यूटर को खोल के देखोगे, तो उसके अंदर एक आपको मदरबोर्ड मिलेगा। तो उसमें बड़े छोटे छोटे से रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं। तो वो रेजिस्टेंसेस होते हैं कुछ इस तरह की, उसकी शेप होती है लाइक दिस। ऐसा कुछ रेजिस्टेंसेस होते हैं, पतले पतले से, छोटे छोटे से। तो अब इतने छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस हमने यहाँ पे लगाए, और इनका रेजिस्टेंस कितना होता है? तो रेजिस्टेंस अगर आप पूछोगे तो बोलेंगे 4 × 10⁻⁻11 ओम। तो भाई इतनी बड़ी वैल्यू इसके ऊपर लिखी कैसे है? बंदे को पता कैसे चलता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है? तो ये चीज के लिए इन्होंने एक कलर कोड बनाया हुआ है ना। व्हाट हैपेंस इज कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है इतना बड़ा, तो इसके ऊपर मैं 4 लाइन्स, 4 लाइनें मैं यहाँ पे मार दूंगा। एक, ठीक है, फिर ये 2, और लेटर से 3। ये 3 लाइनें मैंने मारी हुई हैं। तो ये 3 लाइनों को देखकर मुझे पता चल जाता है कि मेरा जो सिस्टम है, जो रेजिस्टेंस है, 4 लाइनें लगती हैं। तो मुझे पता चल जाएगा कि इन 4 लाइनों पे कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज द कलर कोड्स। चलो जी, तो अब हम करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। ठीक है, तो कलर कोड इज यूज्ड टू इंडिकेट, color code is used to indicate the value ऑफ कार्बन। कार्बन रजिस्टर क्या होता है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। कार्बन रजिस्टर एंड इट्स एक्यूरेसी। तो इनका टॉलरेंस लेवल भी आपको गिवन होगा, ये प्लस माइनस इतने परसेंट एरर हो सकती है, दैट इज ऑल्सो गिवन। तो नाउ हाउ वी डू इट। तो अब इसमें क्या होता है, मैं आपको कलर्स लिखने वाला हूँ बेटा। यहाँ पर एक टेबल बनाने वाले हैं, कलर। और तो कलर आएंगे ब्लैक, ओके, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट। तो ये मेरे पास कलर्स हैं, ओके। और इन कलर्स के लिए हम यहाँ पर कुछ इनके लेटर्स, चलो लेटर्स की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती हमें, चलो लेटर्स वैसे लिख देते हैं। तो इनके फर्स्ट लेटर्स हमने लिख दिए। तो ये आ गया बी, पी, आर ओ वाई, जी, वी, जी, डब्ल्यू, ये आ गए। ठीक है, और इनको हमने कुछ नंबर्स एसोसिएट किए हुए हैं इनके पास। 0 से स्टार्ट करना है काउंटर बेटा, यहीं पर ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। 7, 8 और 9 भी है। कहाँ पर मैंने गलती कर दी? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और वायलेट। अच्छा, यहाँ पर ब्लू आना था। सो दिस विल बी ब्लू, ग्रे एंड व्हाइट। और इनके हमारे पास आ गए, इसको मैंने लिखा ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। तो ये मेरे पास नंबर्स हो गए। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कोड्स हैं। और ये जो मेरे पास डिजिट आ गए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब, इसका चलो मैं मतलब आपको बाद में बताऊंगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास 3 कलर्स और हैं, और ये है गोल्ड, सिल्वर, जो कि फोर्थ
चौथी लाइन लगेगी गोल्ड और सिल्वर की लगेगी, और या फिर वो नहीं लगेगी, नो लाइन। तो इनका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब आएगा टॉलरेंस, मेरे पास कितनी परसेंटेज एरर है, +-5% +-20%, सॉरी 10%, 10%, और ये आ जाएगा +-20%। और 20% अगर आपकी एरर हो रही है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। 20% एरर कहने का मतलब आपसे 1000 रुपए की आप चीज लेकर आए तो 1200 रुपए ले लिए किसी ने, तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ी एरर है, ठीक है। तो अगर इतनी ज्यादा एरर है तो उसकी क्वालिटी है ही नहीं, तो आप वहां पर नो लाइन लिख सकते हो, ठीक है, देयर विल बी नो फोर्थ बैंड। तो यहाँ पर हमने यहाँ से बैंड चूज करने हैं बेटा, ठीक है। और इनका अब क्या मतलब आएगा, अब मैं इसके पास लेता हूं एग्जाम्पल। अब हम मान के चलेंगे कि लेटर से मुझे लिखना है, मुझे मेरे पास जो कंडक्टर है उसमें बैंड लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मेरे पास बैंड जो है वो है येलो, फिर है मेरे पास वॉयलेट, और फिर है मेरे पास ब्राउन। अब ब्राउन मेरे पास यहाँ पे है नहीं, तो चलो मैं अपनी मर्जी का लगा देता हूँ ऑरेंज, और उसके बाद लगा देते हैं हम गोल्ड। तो गोल्ड भी नहीं है, सिल्वर भी नहीं है, चलो मैं ये लगा दिया बेटा, जो ये हो गया मेरा सिल्वर, ठीक है। मान लो ये 4 बैंड मेरे रेजिस्टेंस के ऊपर लगे हुए थे, तो इससे मैं कैसे फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले लगा हुआ है येलो, तो येलो देख लो, येलो मतलब 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि येलो, येलो का मतलब है 4। उसके बाद आ गया मेरे पास वॉलेट, तो वॉलेट का मतलब है 7। उसके बाद आ गया मेरे पास ऑरेंज, तो ऑरेंज का है 3। और जो मैंने ब्लू में दिखाया हुआ है दैट इज फॉर मी इट इज सिल्वर, तो सिल्वर विल बी टेकन एज +-10%। तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बनेगी 47 इंटू 10⁻³ -3, 47 नहीं +3, सॉरी +3 ±5%। तो ये मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू बन रही है बेटा, ठीक है ना, यस, ओके। तो ये आ गया मेरा +-5%, सॉरी 5% नहीं, +-10%। तो दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय रेजिस्टेंस। अब आप देखो कि इतनी बड़ी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ पर लिख नहीं सकते, तो इसको मैंने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर कलर्स के शेप में मैंने वहां पे शो किया। तो कलर्स में मैंने शो कर दिया और मैं बड़ी प्यार से मैंने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब आपके पास वहां पे क्वेश्चन आएगा कि मेरे पास रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ऐसी ऐसी कलर की लाइंस है, तो रेजिस्टेंस कितना है, तो आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए आपको ये सारे का सारा कोड याद करना पड़ेगा। तो इसको याद करने के लिए एक न्यूमोनिक लाइन जो है वो हमें गिवन होती है, तो इसको आपने याद रखना है। देखो यहां से मैं शुरू करूंगा, बीबी रॉय, ठीक है, बीबी रॉय, तो ये तो नाम बन गया। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जीबी, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है, जस्ट एज द कोड गोज, ठीक है। इस ये कोड बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से एडिट नहीं किया है, ठीक है। कहीं आप लोगों को लगे यार वरुण सर बड़ी शरारत करते हैं, मैंने कुछ नहीं किया भाई, ठीक है ना। अब देखो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, इज इट ओके। तो अब ये जो मेरा कोड बन गया इसको आपने याद रखना है, और उसके बाद आपने इसका कोड नंबर लगा देने, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ द थिंग्स आर वेरी वेरी इजी फॉर यू, और अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। तो ये कोड भी बहुत ज्यादा फेमस है, सारे स्टूडेंट्स को याद होता है, और सारे स्टूडेंट्स को इसके अंदर में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो उनका 100% करेक्ट होना ही होना है। तो एग्जामिनर को पता होता है कि अगर ये वाला मैंने क्वेश्चन डाला तो बच्चा पास होगा ही होगा। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी बार आता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर कलर कोड, वेरी इजी। चलो जी, इसके बाद अब हमारे कुछ जो क्राफ्ट्स कल हमारे पास रह गए थे, टाइम की लिमिट होने के कारण हम नहीं कर पाए थे। सो ग्राफ्स फॉर सम मटेरियल, ये भी करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं बेटा हमारे लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे लाइक कोई कंडक्टर जैसे कि कॉपर, कॉपर और सिल्वर, कि इसमें आपको कैसा ग्राफ मिलता है।
नंबर 2, हमारे पास कुछ स्पेशल अलॉयज होते हैं जैसे कि कॉन्स्टेंटिन एंड मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन एंड मैंगनीन, ठीक है। और थर्ड आपके लिए आएगा कार्बन रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर और सेमीकंडक्टर्स। वेरिएशन सेमीकंडक्टर की और कार्बन रेजिस्टर की सेम होती है, बट अदरवाइज देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। सेमीकंडक्टर बिल्कुल ही अलग आता है, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का होता है, और कार्बन रेजिस्टर कार्बन का होता है। सो देयर इज कंप्लीटली डिफरेंट, दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, बट इनकी वेरिएशन सेम होने के कारण हम इकट्ठे करेंगे। चलो जी, अब देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास आया कॉपर का ग्राफ। तो नाउ व्हाट दिस विल बी, तो यहां पर मैं लिखता हूं रजिस्टर और यहां पर लिखूंगा मैं टेम्परेचर। तो अब इसमें क्या आएगा, सिंपल, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आपका यहाँ पर रजिस्टर इंक्रीज होगा एंड इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, जबकि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन। फॉर्मूला होना चाहिए R इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो जैसे जैसे डेल्टा टी बनेगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता जाना चाहिए एंड देयर शुड बी ए स्ट्रेट लाइन हियर। बट ये देखा गया है कि एक्चुअली में ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो अल्फा होता है ना, ये आपका थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आता है। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अल्फा भी वेरी करता है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन आती है। बट एनीवेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो टेक इट लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं कि ओम्स लॉ इज वैलिड, तो आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हो। बोथ ऑफ द ग्राफ्स आर करेक्ट, बोथ ग्राफ्स आर। अब इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद आएगा मेरे पास कॉन्स्टेंटिन एंड मैंगनीन का। तो कॉन्स्टेंटिन मैंगनीन में हमारे पास जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर है ना, इनकी वेरिएशन देखी गई है, दैट वेरिएशन इज वेरी वेरी लो, वेरी लो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो मेरे पास ग्राफ है जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास हो, क्योंकि ये कोई वोल्टेज और करंट का थोड़ा ना, टेम्परेचर का है। तो आप इसमें इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास होता ही हो। तो अब आ गया मेरे पास ये वाला। तो इस केस में आपके पास कांस्टेंट इन में मेरे पास वेरिएशन तो आती है, बट दैट वेरिएशन इज वेरी वेरी लो। तो यहां पर वेरिएशन है बट इट इज लो वेरिएशन। तो यहां पर ये लिखेंगे कि स्पेशली मेड अलॉयज, अलॉयज फॉर विच the value of alpha is very low, for which the value of alpha is very low, ठीक है ना। the resistance although increases but can be assumed to be constant। तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई इसका अल्फा की वैल्यू इतनी ज्यादा कम है कि इसकी टेम्परेचर के साथ कोई वेरिएशन है ही नहीं। तो ये विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वेरी हो ही नहीं रहा, एक्चुअली में होता है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी टेक इट दैट द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। चलो, अब इसके बाद चलते हैं हम तीसरे ग्राफ की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि उसके बाद जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं वो चेंज हो चुके हैं, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो अब वो मिक्सअप करने की कोशिश कर रहा है, 3-4 चैप्टर्स को हम मिक्स कर सकें, सेमीकंडक्टर, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनको मिक्स कर सकें। तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, यहां पर केस उल्टा हो जाता है, द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो आपके पास ये ग्राफ बनता है ऐसा। तो यहां पर हम कहेंगे नेगेटिव
टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अल्फा की वैल्यू यहां पर नेगेटिव है, लेस देन 0, नेगेटिव है, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस कम होगा। ये बिल्कुल उल्टी वेरिएशन में चले जाते हैं। तो ये जाता किस किस में है, सेमीकंडक्टर्स में देखी गई है ये चीज, एंड वी विल डू इट इन चैप्टर सेमीकंडक्टर्स इन डिटेल्स, डोंट वरी। सेमीकंडक्टर्स एंड कार्बन रेजिस्टर्स। अब ये इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि ये कार्बन रेजिस्टर होता क्या है। एक्चुअली में देयर आर टू काइंड ऑफ रेजिस्टेंसेस, एक को हम बोलते हैं कार्बन रेजिस्टेंस और एक को हम बोलते हैं वायर रेजिस्टर। जब हम एक्चुअली में यूज करते हैं ना, मार्केट में लेने जाओगे तो आपको कौन सा रेजिस्टर मिलेगा। अब आपको, आप ये थोड़ी ना कहोगे कि मुझे कांस्टेंटम दे दो, मुझे मैंगनीन दे दो, और उसने ऐसे इतनी बड़ी प्रांत ला के दे देनी है, वो थोड़ी ना। भाई मैं कहूंगा कि मुझे इतने ओम रेजिस्टर चाहिए। तो मार्केट में मुझे रेजिस्टर जब मिलता है तो किस रूप में मिलता है, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक वेरिएशन करके टॉपिक डाल देता हूं छोटा सा। है कुछ नहीं इसमें, सिंपल वैसी फॉर इंफॉर्मेशन है। तो नंबर 1 मेरे पास यहां पर क्या आता है, एक रेजिस्टर होता है मेरे पास कार्बन रेजिस्टर्स, और दूसरे हो जाते हैं मेरे पास वायर्ड रेजिस्टर। अब ऑब्वियसली जैसा नाम है आपको पता चल ही चुका है, कार्बन रेजिस्टर्स आर द रेजिस्टर्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो कार्बन की रेजिस्टिव जो प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी है, उसको यूज करते हुए हम इसको यूज करेंगे। और कार्बन के लिए अल्फा हमारे पास नेगेटिव होता है, ये वाली पॉइंट भी यूज करना, ध्यान रखना, क्योंकि कार्बन रेजिस्टर एज सच बहुत पॉपुलर है। तो जो मैंने अभी ऊपर रजिस्टर ड्रॉ किया था ना, इस तरह का छोटा सा, मैंने कहा था कि भी आपके ये मदरबोर्ड और ये सब में वहां पर मिलती है इस तरह की चीजें। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली कार्बन रजिस्टर होता है। तो कार्बन रजिस्टर्स जो होता है, इट कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। टेम्परेचर चेंज होने से अगर वैल्यू चेंज होती है तो बात अलग है, बट अदरवाइज इट कम्स विद अ फिक्स्ड वैल्यू, और इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी रजिस्टर की। ठीक है, लेकिन वायर्ड रजिस्टर वो होते हैं जिसमें हम एक वायर क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास अब कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन अलॉयज हैं, तो ये वाले बहुत अच्छे हैं रजिस्टर्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वायर लेकर आया मैं, और मैंने बोला भाई आप बताओ आपको रजिस्टर कितना चाहिए। तो आपने बोला कि सर मुझे चाहिए 100 ओम रजिस्टर, एंड लेट अस से मेरी कॉन्स्टेंटिन की जो वायर है उसकी 1 मीटर का 1 ओम रजिस्टर है, मान लेते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट, मान लेते हैं। तो अगर 1 मीटर वायर या लेट अस से 1 सेंटीमीटर इज हैविंग 1 ओम रेजिस्टेंस, तो 1 सेंटीमीटर की 1 ओम है, तो मुझे तो 100 ओम चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर की वायर लेकर आओ। तो 100 सेंटीमीटर की वायर जो मेरी आई, जो कि 1 मीटर की हो गई, तो 1 मीटर वायर लेकर आया मैं, उसको मैंने ऐसे करके वाउंड कर लिया, आई वाउंड इट, एंड वाउंड करके मैंने इतना छोटा सा एक एपरेटस बना लिया ऐसे करके। अब वो जो मेरा पर रेजिस्टेंस बन गया, नो डाउट वो रेजिस्टेंस मेरे पास 100 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। और इसमें मुझे, मेरे पास पॉजिटिविटी क्या रह गई कि आई हैव द लिमिट, आई हैव द एबिलिटी टू वेरी द रेजिस्टेंस। सो वायर्ड रेजिस्टेंसेस आर यूज्ड टू क्रिएट वेरिएबल रेजिस्टेंसेस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंसेस बनने के काम आता है कि मतलब मेरे पास एक ऐसे करके एक सिलेंडर है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वायर लपेटी हुई है, तो मैं एक तो जंक्शन यही रखूंगा, दूसरा जंक्शन में वेरी कर सकता हूं, तो मुझे पता चल जाता है कि मैं रेजिस्टेंस अपना वेरी कर सकता हूं। तो ऐसे रेजिस्टेंस को स्पेशली नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है रियोस्टैट, रियोस्टैट, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल लाइक दिस। तो ये मेरे पास बनता है रियोस्टैट, और लाइक दिस ऑल्सो, लाइक दिस ऑल्सो। ये हो गया ए बी, ऐसे कह दो, या फिर आप ये इसको ए और इसको बी कह दो, इस तरह से कि भाई मैं उसके ऊपर वेरी करूंगा, वेरिएशन करूंगा, तो मेरे रेजिस्टेंस में वेरी होगा, वेरिएशन हो जाएगा। मैंने 1 मीटर की वायर ले ली, तो मेरा 0 से लेकर 100 ओम तक मुझे रेजिस्टेंस मिल गया। अब मैंने बोला 50 चाहिए, तो भाई आप यहां तक आधी वायर यूज कर लो। तो इसलिए ये चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से यूज होती हैं, और इनको हम बोलते हैं रियोस्टेट। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है गंदा सा
Anyways, so this is the example of कार्बन रेजिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कार्बन रेजिस्टर। तो अब चलते हैं हम इसके आगे। अब रेजिस्टेंसेस के बारे में हमें काफी चीजें पता चल गई हैं, ग्राफ भी बना लिया। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू combinations of resistances, so that is kind of the first serious topic। तो ये आ जाएगा आपके पास combination of सीरियस टॉपिक। कहने का मतलब है कि इस टॉपिक पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बड़ी जबरदस्त वैरायटी आपको मिलने वाली है और इसको हमें अच्छे से समझना है। ठीक है ना, चलो जी स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन हो गया मेरे पास ऑब्वियसली सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड हाउ डज इट लुक? इट लुक लाइक दिस। लाइक दिस, ओके। और यहाँ पर आप बैटरी लगा दो अपनी एक, बस और क्या। ये लग गई मेरी बैटरी डीसी। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंसेस हैं, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ना पॉइंट टू बी नोटेड इज के टोटल वोल्टेज मेरे पास V दे दी मैंने बैटरी को। अब यहाँ पर बताने को तो मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बता सकता हूँ कि भी आर सीरीज में ये चीज होती है, बट यहाँ पर आपको समझना है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस बात पर आप ध्यान देंगे, मेरे पास जो ये बैटरी है इसमें मैंने एक ईएमएफ लगा रखा है, तो ईएमएफ है V, इसको बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ मतलब सबसे बड़ी पावर सोर्स। अब ये जो ईएमएफ है इसने अपने आप को सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसका ग्राफ बनेगा वो भी मैं बनाऊंगा, सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये रहा पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी एंड डी। अब देखो यहां पर होता क्या, अब इसमें बेटा आपने हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं बोलूं कि मैंने ये वाले एंड से, पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से एक वायर गया और ये वायर यहां तक चला गया and there is no element in this wire, so I will take that there is no resistance of this wire। अगर इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा ना। व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप? आई विल बी टेलिंग यू 1 मिनट लेटर। देखो, तो ये मेरे पास पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ए पर पॉजिटिव वी आ गया। तो लेट अस से दिस इज दी वी वोल्टेज। तो ए पॉइंट पर मेरे पास पॉजिटिव वी आ गया, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके बी तक जाएगा सो देयर विल बी अ सर्टेन वोल्टेज ड्रॉप। तो वो कैसा होगा? ये गया वोल्टेज ड्रॉप और उसके बाद ये थोड़ा सा हो गया मेरे पास कांस्टेंट, लेट अस से जहां तक कांस्टेंट आ गया। उसके बाद आ गया सी, फिर से मेरे पास एक वोल्टेज ड्रॉप है, उसके बाद फिर से मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी, लेट से यहाँ तक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, और उसके बाद फिर से वोल्टेज ड्रॉप है। तो दिस इज द वोल्टेज ऑफ डी एंड दिस इज द वोल्टेज एट ए। वो बात अलग है कि वोल्टेज एट ए इज द वोल्टेज ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस। तो वीडी बेसिकली आपके लिए इक्वल टू 0 है और ये वाला पॉइंट आपका बेसिकली इक्वल टू ईएमएफ है। कहने का क्या मतलब हुआ कि मेरी जो बैटरी लगी तो ये वाली जो वायर लगा इसमें कोई वोल्टेज यूज नहीं हुई मेरे भाइयों, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई पावर यूज नहीं है, कोई कंजम्पशन नहीं है, वायर गर्म नहीं हुई, वायर का रेजिस्टेंस 0 है। तो ए पॉइंट तक आप सेम वोल्टेज तक पहुंच गए, लेकिन इसके बाद आपके पास रेजिस्टेंस आ गया R1। यहाँ पे करंट को पास नहीं होने दिया जा रहा, लेकिन वो धक्के से करंट को पास करने की कोशिश कर रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ हमारी पावर कंजम्पशन हो रही है। तो ये पावर कंजम्पशन होने के कारण यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ। अब सिंपल बात है, अब आप समझ गए कि ए से पहले भाई साहब जो वायर है ना उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सेम वोल्टेज चलती रही, कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और एनर्जी हमारी कंज्यूम ही नहीं हुई।
तो वैसे कैसे चलती रही। जब करंट यहां से निकला तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन यहां पर फिर से हमारे पास एनर्जी लॉसेज आ गए, यहां पर फिर से एनर्जी लॉसेज हो गई। अब ये जो एनर्जी लॉसेज हो गए उसके कारण फिर से मेरे पास यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो ये मेरे पास आ गया दूसरा वोल्टेज ड्रॉप। सो आई कैन कॉल इट डेल्टा वी और लाइक वीबीसी, वीबीसी। और यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ इसको मैंने बोल दिया वीसीडी, वीसी माइनस वीडी, ठीक है। और यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ इसको मैंने लिख दिया वीएबी। तो दिस इज वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। और ये जो बी पॉइंट है वो यहां पर और यहां पर, इसके बीच में भी कोई हमारे पास ड्रॉप नहीं होता। तो अब मैं इसको अपने डायग्राम में कैसे शो करूंगा, ये जो डायग्राम है इसको मैंने बोल दिया लेट अस से वी, चलो मैं वी ए बी ही लिख देता हूं, वी ए बी। और ये जो मेरे पास बन गया इसको मैंने लिख दिया वी बी सी। और जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हुआ, दिस वोल्टेज ड्रॉप विल बी नोन एज वी सी डी। तो ये मेरे पास तीनों के तीनों वोल्टेज ड्रॉप आ गए, ठीक है। और सीरीज में अब मैं चलता हूं सीरीज की डेफिनेशन पे। अब सीरीज की डेफिनेशन क्या है, ऑल रेजिस्टेंसेस are in series if the current passing through them is the same, and the sum of voltage drops equals to EMF। तो मेरे पास सीरीज की कंडीशन ही है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी भी कि जो टोटल वोल्टेज आया दैट विल बी इक्वल टू VAB प्लस VBC प्लस VCD। ये मेरे पास आ गई सारी की सारी वोल्टेजेस। इसको अब मैं सॉल्व कर लेता हूं भाई। अब मेरे को इसका पता है रेजिस्टेंस R1 है, तो मैं करंट इसमें मान लेता हूं कि जी करंट इस वायर में से आई निकला था, तो वो सारे पूरे के पूरे सर्किट से ही आई जा रहा था, ठीक है। तो ये सारे सब में से आई करंट ही निकला, तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो VAB विल बी इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3। और जो टोटल वोल्टेज है दैट विल बी आई इंटू आर इक्विवेलेंट। सबका मैं आर इक्विवेलेंट मान लेता हूँ, आई और आई ये सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास ये बन जाएगा कि आर इक्विवेलेंट इन सीरीज विल बी गिवन बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का भाई एक सिंपल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि बेसिक चीज क्या है। देखो ये वाला फार्मूला तो आपको 10वीं कक्षा में भी पता होगा, 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है ये है कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि करंट फ्लो कैसे कर रहा है, तो उसके अंदर जो मार्केट हुई, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वोल्टेज का, वो कैसे हुआ। सो दिस इज दी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। और आपकी बैटरी टोटल जो ईएमएफ है वो ईएमएफ मैं शो कर सकता हूं। तो ईएमएफ विल बी जो ऊपर से लेकर नीचे ये वाला, तो यहां से लेकर टॉप लेवल से लेकर बॉटम मोस्ट लेवल तक अगर मैं जाऊंगा तो जो मेरे पास आया ये है मेरे पास ईएमएफ। तो ईएमएफ इज इक्वल टू VAB प्लस VB BC प्लस CD। चलो जी, तो ये तो हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। और लेट अस नाउ मूव टू पैरेलल कॉम्बिनेशंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो केस अब हमारे लिए सिंपल हो गया, उसमें वोल्टेज ड्रॉप का तो कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सर्किट, ठीक है जी।
So these are the resistances R1, R2, R3 एंड जो बैटरी हमारे पास यहाँ पर लग गई दैट इज V। ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, इसके बारे में तो पता ही है। तो अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज चलेगी। अब देखो, अब वोल्टेज जो डिफरेंस है वो तो यहां पर है, दैट इज EMF। तो अब आप देखो कि अगर मैं बोलूं कि भाई ये वाली वायर यहां से शुरू होती है, तो यहां से शुरू हुई, यहां तक पहुंची, यहां से यहां तक पहुंची, उसके बाद यहां तक पहुंची, तब तक तो कोई रेजिस्टेंस था ही नहीं, तो वोल्टेज में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, चेंजेस, वोल्टेज में तो कोई चेंज हुई नहीं। तो यहां से जब वोल्टेज ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रही है तब भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो यहां पर भी आपके पास सारा कुछ ठीक है, यहां पर भी आपके पास सारा कुछ ठीक है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस को टच नहीं करता तब तक तो आपके करंट को कोई चीज हुई नहीं। और अब देखो, अब यहां से अगर वोल्टेज यहां पर गया तो मैं यहां पर एंड इसका नाम रखता हूं ए, लेट अस से दिस एंड इज ए, दिस एंड इज बी। नहीं, इसको भी लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं, नहीं ऐसे लिखते हैं, बी सी डी ई एंड एफ। तो अब मैं देख सकता हूं कि भाई जो ए एफ है, जो R3 के अक्रॉस जो मेरे पास वोल्टेज डिफरेंस है वो तो मेरी बैटरी के बराबर ही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंसेस across which if the voltage drop is the same। अब देखो, यहां पर मेरे पास वोल्टेज है V और मान लेते हैं कि इसके दूसरे एंड पे वोल्टेज है 0, तो A की वोल्टेज क्या है V, B की वोल्टेज क्या है V, और C की वोल्टेज क्या है V। अब D E एंड F ये 0 से कनेक्टेड है, तो इन सब की वोल्टेज होगी 0। तो मैं कह सकता हूं कि वोल्टेज ड्रॉप R1, R2 और R3 का सेम आएगा। अब आपको सर ये तो रेजिस्टेंस ही कम है, इसमें क्या पता ये वो, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप तो सेम ही आएगा ना, करंट को उसके अकॉर्डिंग मूव करना पड़ेगा। तो यहां पर ऐसे कॉम्बिनेशन में मैं ये कहूंगा कि वोल्टेज इज इक्वल टू वी V1 V2 V3 लिख देता हूं, ठीक है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू V1 V2 एंड V3। तो और करंट यहां पर क्या होगा, करंट आपका वेरी करेगा, जैसे इसमें इसमें और इसमें जब करंट जाएगा तो ऑब्वियसली करंट एक वेरिएबल बन जाएगा, वोल्टेज अब वेरिएबल नहीं है। तो यहां पर मैं कहूंगा ऑल्सो मेन मेरी इक्वेशन बन गई कि करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब V इज इक्वल टू IR यहां पे फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन जाएगा V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट प्लस V डिवाइडेड बाई R3, ठीक है। सो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1। तो ये होता है हमारे पैरेलल में, ठीक है। और ऑल्सो यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस R इक्विवेलेंट is always smallest, always smallest या smaller, lesser लिख देते हैं, that is better, always lesser than the least resistances in combination। कहने का मतलब मान लो R1 R2 R3 में से सबसे छोटा कौन है, R1। तो ये जो R इक्विवेलेंट आएगा ना वो R1 से भी छोटा आएगा, मतलब R इक्विवेलेंट विल बी स्मॉलर देन R1 R2 एंड R3। तीनों से छोटा R इक्विवेलेंट आएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। मान लो एक रेजिस्टेंस आपका 100 ओम है, बड़ा जबरदस्त रेजिस्टेंस है, अगर मैं उसके ऊपर एक और वायर लगा दूं जिसका मैं रेजिस्टेंस दे दूं मान लो 1 ओम, तो उसका जो R इक्विवेलेंट आएगा ना दैट विल बी लेसर देन 1 ओम।
तो 0.5 ओम हो गया, तो आपका 100 ओम रेजिस्टेंस लगाने का कोई फायदा नहीं निकला। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, इसको ध्यान में रखना। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ऑब्वियसली इसमें तो ज्यादा ही होगा, आर इक्वलेंट विल बी ग्रेटर देन R1 R2 एंड R3, तो इसमें तो बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बता भी नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें दो तीन चीजें और आपको नोट करनी होती हैं। तो इफ इसमें मैं करता हूँ स्पेशल केसेस ही कर दूं, चलो या स्पेशल केस कर लेते हैं। स्पेशल केस ओनली 2 रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास बनेगा 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो बड़ी बार ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज किया जाता है, R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस। अब देखो, बताने वाली कोई बात थी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूछने लगते हैं कि सर ये कहाँ से फार्मूला आ गया आपका नया फार्मूला। तो ये हमें डायरेक्ट अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपने कैपेसिटेंस के टाइम पे आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे थे और मैं बोल रहा था कि भाई ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लो, तो उस वक्त हमें कंफ्यूजन हो रहा था। तो अब ये कंफ्यूजन हमारा दूर हो गया। तो ये आर इक्विवेलेंट हमारे किस केस में आएगा, जब हमारे पास दो होंगे, तो आई कैन यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली। अब इसके ऊपर एक और कंडीशन लगा देते हैं, इफ R1 एंड R2 आर इक्वल। नाउ फर्दर इफ R1 इज इक्वल टू R2, तो R इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आएगा, देख लो, R स्क्वायर बाय 2R, R से R कट गया, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी R/2। तो यहां पर मेरे पास एक डायरेक्ट इक्वेशन बन गई भाई, R/2। इस बात को भी याद रखना है आपने कि अगर मेरे पास दो हैं रेजिस्टेंसेज और दोनों इक्वल है, या कैपेसिटेंस है दो, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं और वो इक्वल है, तो R/2 होगा डायरेक्टली C/2। अब ये जो फार्मूला है ना, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ दो वाले पर ही लगे, ये सब पे ही लगेगा। अगर ये सारे के सारे R इक्वल हैं तो फिर ऑल्सो 1/R इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे करके अगर मैं 1/Rn ले जाऊं और उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू करके Rn, सारे के सारे इक्वल हैं, तो यहां पर भी मैं एक ही बार में इस कंक्लूजन पे पहुंच जाऊंगा कि दैट इज R डिवाइडेड बाय n। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बच्चे बहुत कंफ्यूजन में जाते हैं, और ये शॉर्टकट मेथड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपने याद रखना, आर इक्विवेलेंट के फार्मूले को। ठीक है ना, तो ये भी आपने याद रखना। तो ये हो गए आपके सारे के सारे कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टॉपिक एंड वी हैव 10 मिनट्स विद अस, वेरी गुड। चलो, तो अब नेक्स्ट जो है मेरे पास कॉम्बिनेशन है बेटा, वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो इसको मैं पॉइंट नंबर 3 लगा लेता हूं। तो मैं आपको इसके व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज आप अभी कैपेसिटेंस चैप्टर में मैंने आपको बताया ही था, थोड़ा सा आइडिया दिया था, तो आपके पास वो आइडिया पूरे का पूरा है। ठीक है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज के ना वेरिएशन बड़ी होती है उसके, मतलब बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं कि यार ये वाला कॉम्बिनेशन भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ये भी बन गया, वो भी बन गया। तो आज मैं आपके पास सारे के सारे यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, नियरली 3 ऐसे सर्किट्स मैं आपको ड्रॉ करके दूंगा। ठीक है, और अब मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, वेल बायो के स्टूडेंट्स को लग सकता है कि इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, बट इट इज नॉट। ओके, दिस इज रेजिस्टेंस। तो अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन बनाता हूँ बेटा, तो देखो ये आ गया सी और ये आ गया डी। तो अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बनाऊं तो ना तो ये सीरीज में गिरेगा ना पैरेलल में।
ना तो ये सीरीज में गिरेगा ना पैरेलल में, और इसको हम रेजिस्टेंस को फाइंड नहीं कर पाते। देखो पैरेलल की सीरीज की कंडीशन है कि आपका करंट कांस्टेंट आना चाहिए, तो आप खुद सोच के देखो कि यहां से जो करंट जा रहा है वो यहां पर जाकर ये करंट दो भाग में डिवाइड होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, और यहां से जो करंट जाएगा वो भी पता नहीं कौन सी तरीके से जाएगा, ये यहां से जाएगा फिर यहां से करंट आएगा तो ये इधर चला जाएगा। तो अब आप देखो कि करंट तो डिवाइड हो रहा है और इसमें R4 में और R2 में करंट सेम नहीं है, ये R5 में करंट सेम नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन हमारा बहुत ही ज्यादा पेचीदा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ये, इसको इट्स नॉट इजी टू सॉल्व दिस, और जिसके कारण हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, ना ये सीरीज में जाएगा ना ये पैरेलल में। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, हम बोलते हैं कि इफ रेशियो देखेंगे R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, और आप इसमें ये भी कर सकते हो, R3 को नीचे ले जाओ, आप ये कर सकते हो R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, जो भी आपको अच्छा लगे बेटा वो चूज कर लेना। दोनों ये दोनों इक्वेशन सेम ही है वैसे तो, अलजेब्रा है, ये दोनों अगर कंडीशंस आपकी फुलफिल होती हैं देन वोल्टेज एट C कम्स आउट टू बी इक्वल टू वोल्टेज एट D, और अगर ये वोल्टेज आपकी सेम आ जाती है, सो दिस एम्प्लॉयज द करंट इन दिस ब्रांच ऑफ 5 दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर वोल्टेज ही सेम हो गई तो यहां से करंट आपका पास नहीं होगा, सो दिस एम्प्लॉयज R5 can be removed from the circuit without altering the current distribution। कहने का मतलब है भाई R5 लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, इसमें करंट में जाना ही नहीं है तो ना ही लगाओ, और अगर मैं इस करंट को इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो फिर तो आप देखोगे कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। लेट अस सी, मैं इन सब चीजों को रिमूव कर देता हूं, मान लो मैंने इसको रिमूव कर दिया, कांट यू सॉल्व दिस? डेफिनेटली आर इक्विवेलेंट आपका फाइंड हो जाएगा, ये दोनों के दोनों सीरीज में चले गए, ये और ये सीरीज में चला गया और उसके बाद वो पैरेलल में चले गए, तो इट्स रियली वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व। बट अगर मेरे पास ये कंडीशन नहीं फुलफिल होती तब आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगा, दैट सर्किट कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे बहुत देर बाद, ठीक है। चलो जी, तो यहां तक तो हो गया, अब इसके और क्या क्या सीन बनते हैं, अब हम इसके कुछ वो चीजें देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे एक कॉम्बिनेशन मैं बनाऊं तो इस तरह का बना सकता हूं, ऐसे ही होता है, वहां पे कुछ ना कुछ नई चीज बनाकर दे देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है भाई ये पता नहीं क्या आ गया, ये तो वरुण सर ने बताया नहीं। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो अगेन R1 R2, और ये मैं सब लिख नहीं रहा हूँ अब, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, तो एक इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन और होता है, वो भी बड़ा खतरनाक सा कॉम्बिनेशन है, तो वो तो मैं आपको पहले ही बना के दिखा चुका हूँ वैसे तो कैपेसिटेंस के टाइम पे। क्या जी, ये बन गया। तो अब इसमें मैं कह सकता हूँ कि आप रेजिस्टेंसेस लगा दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये जो वेरिएशन है ना बेटा, ये करनी अगर आप अपने दिमाग में सीख गए ना तो आपको कोई भी सर्किट आपको रोक नहीं सकते, आप सारे सर्किट सॉल्व कर दोगे। सिर्फ ये यहाँ से ना आप मूव नहीं कर पाते उस सर्किट को, अगर आप इस सर्किट को ये वाला अपने दिमाग में बना लो कि हाँ ये ऐसे मूव हो गया, ये ऐसे मूव हो गया, अरे बन गया भाई,
बस। और एक बात याद रखना, जिस वायर के अंदर रेजिस्टेंस ही नहीं है वो वायर जितनी मर्जी बड़ी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, और वो वायर को मैं जितना मर्जी छोटा कर दूं मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ये बात को आपने याद रखना है। तो यहां पर मैं रेजिस्टेंसेस लिख देता हूं कि कौन कौन से रेजिस्टेंस कैसे लगेंगे। R1, R2, और ये बनेगा आपके पास R3, ये बनेगा R4, और ये बनेगा R5। तो इसको आपने अपनी तरफ से सोच लेना है कि भाई ये कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनेगा। तो ये है आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज। तो रहा जो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक जो हमने पहले बनाया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ गया पैरेलल। ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके लिए जगह नहीं है। चलो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन एक मैं आपको और बना देता हूँ, अदरवाइज अवर लेक्चर इज ओवर नाउ। बेटा ये इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। नो सर, ओके। तो ये मेरे पास आया पैरेलल कॉम्बिनेशन का, नहीं जगह नहीं है। चलो इसको मैं फिलहाल के लिए रिमूव करता हूँ, बाद में आपके मैं उसमें डाल दूंगा। आपको पता ही है कि यहाँ पर होना क्या है। चलो मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देता हूँ कि अगर ये मेरे पास ऐसा होगा सर्किट, और मैं इन रेजिस्टेंसेस को रिमूव कर दूं, R1 को और R4 को, तो अब ये क्या बन गया बेटा, ये मैंने कैपेसिटेंस में आपको बताया है कि अगर मेरे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाए तो अब क्या हो गया, ये R2, R5 and R3 they are in parallel to each other, simple। लो जी, so with this we have completed our combinations also। तो अब आपका बेटा रेजिस्टेंस का सारा काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब रह गई सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा उतना फायदा ज्यादा, क्योंकि सिर्फ इतना पता करने से ये सीरीज में ये पैरेलल से आपके सर्किट सॉल्व नहीं होने वाले। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट की कॉम्बिनेशंस की हैं वो डीपीपी शायद मैंने आपको शेयर कर दी है ऑलरेडी, तो वो आप चेक कर लो। अगर नहीं होंगी तो मैं आपको आज ही सारी की सारी अपलोड कर दूंगा। तो अब आपने प्रैक्टिस पे पड़ जाना है, क्योंकि इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं ना, वो इसकी प्रैक्टिस के बिना नहीं जाने का फायदा। तो आपने कल मेरे से डीपीपी का डाउट्स ही लेने हैं आपने। तो आई विल मैसेज यू कि कौन से डीपीपी के करने हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पहले कर लेना, तो बाकी भी देख लो, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस तो कर ही लो। ठीक है, चलो तो यहां पर मैं ऑफ करता हूं, बाय।